गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जो टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। मैं आपको अगेन एक चीज़ बताती हूँ बेटा कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से लेके ट्रांसजेनिक प्लांट्स तक के सारे टॉपिक जो हैं ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को बता रहे हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी सजीव है उसके डीएनए को या उसके जीनोम को हम चेंज कर देते हैं। कैसे? उसमें कोई फॉरेन डीएनए ऐड करके, जिसके कारण जो उसका उत्पाद है या जो प्रोडक्ट वो बनाता है वो भी चेंज हो जाता है। और उसके द्वारा हम बहुत सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की परिभाषा बताई थी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ह्यूमंस के लिए या फिर सजीवों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उसे हम कहते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी एक तरीके से यही बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से हम एक सजीव द्वारा जो उससे जो हम नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो हम उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त या अधिक मात्रा में हम कंपाउंड्स प्राप्त करेंगे। कैसे? बेसिकली होता क्या है कि हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके हम किसी सजीव को एज अ फैक्ट्री काम में ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर उत्पाद के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके बाद वाला है इम्प्रूवमेंट ऑफ बायोसिंथेसिस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ बायो एक्टिव इमोबिलाइजेशन एंड एलिसिटेशन। अब ये भी जो तकनीकें हैं ये बेसिकली सजीव की, जो बता रही हूँ मैं आपको, कि किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को या किसी सजीव को एज अ फैक्ट्री काम में लेके उसे उत्पाद बनाने का कार्य हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कर सकते हैं। देन सबसे लास्ट जो दे रखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिसमें हम फॉरेन जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं और जिसके कारण उसमें कुछ नोवेल कैरेक्टर्स या कुछ नए लक्षण हमको दिखाई देते हैं। इसके भी हम कुछ उदाहरण लेंगे और उसे हम समझेंगे। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। अगर हम शब्द की बात करें कि मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचयी क्रियाएं। हमारे शरीर में कुछ अपचयी क्रियाएं, मतलब कुछ रिडक्शन रिएक्शंस और कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, अपचयी क्रियाएं तथा अपचयी क्रियाएं कंटिन्यू होती रहती है, जिनको हम कंबाइन या संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग आप जानते हैं ये क्या होती है, अभियांत्रिकी। तो बेसिकली अगर आप किसी सजीव में होने वाली मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंज ला पाएँ या तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। जैसे अब किसी पादप के अंदर क्रेब साइकिल चलता है या हमारे अंदर जो भी साइकिल्स चलते हैं, श्वसन की प्रक्रिया होती है, डाइजेशन की होती है, जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है, उसके अगर अंदर हम किसी भी सजीव के अंदर कुछ चेंज लाएँ तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। ये तो हुई एक जनरल जो परिभाषा है, जनरल कैसे हम समझा सकते हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग को। अगर हम इसको सरल रूप में एक सिंगल लाइन में समझाएं तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यूज़फुल केमिकल्स। मतलब यह एक बायोलॉजिकल आर्ट मतलब सजीव कला, सजीवों की कला है। किसकी कला? फॉर ऑफ प्रोड्यूसिंग यूज़फुल केमिकल्स, कुछ उपयोगी केमिकल्स के निर्माण की। मतलब कुछ सजीव मिलके कुछ उपयोगी उत्पाद बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर मॉड्यूलेटिंग द मेटाबॉलिज्म। जो मैंने आपको बताया था कि यह किसी सजीव की उपापचयी क्रिया को मॉड्यूलेट करना, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए की प्रोसेस है। और इस परिवर्तन के कारण क्यों ला रहा है परिवर्तन? क्योंकि हमको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिज़ायर्ड मेटाबोलाइट मिल रहा है थ्रू जेनेटिक। अब देखिए बेटा, इसको परिभाषा को अगर हम सरलता से याद करें तो सिर्फ इसमें तीन चीज़ें, तीन टॉपिक से मिलके आप तीन चीज़ें अगर आपको ध्यान है तो उनको मिला के आप परिभाषा बना सकते हैं। पहली चीज़ है कि यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी सजीव की उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिज्म में चेंज आता है। ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज़ है, इस चेंज के कारण हमको एक डिज़ायर्ड उत्पाद, मतलब ऐसा जो हमारे लिए आवश्यक है, वह
अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम प्राप्त होगा, जितना नेचुरली मिलता है उससे अधिक मात्रा में हमको डिज़ायर्ड मेटाबोलाइट प्राप्त होगा। और तीसरा होता है, ये हम कर कैसे पाते हैं, ये हम कर पाते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। तो 3 चीज़ हो गई। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंतर्गत हम एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या फिर एक आवश्यक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, उसके उस सजीव की मेटाबॉलिज्म में चेंज करके। और चेंज कैसे करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये सरल सी परिभाषा है। इसके बाद में है कि मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग कैन बी इमेंसली बेनिफिशियल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन एन इकोनॉमिकल मैनर। तो यह क्या है कि यह इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमको, क्योंकि ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं किसी सजीव से, और उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे केमिकल्स के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, और वो भी बहुत कम इकोनॉमिकल मैनर मतलब बहुत कम खर्चे में उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए हम मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग काम में लेते हैं, इसलिए यह उपयोगी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑपरेटिंग इन दैम। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती रहती है। दीज रिएक्शंस अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बाय प्रोसेसेस सच एज जनरेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे बस सिंपल सा है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है और वो क्या क्या काम करती है। तो पहला काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करती है। इसके अलावा हमारे शरीर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, इनके निर्माण का या फिर इनको डिग्रेड करने का कार्य करती है। इस प्रकार से ये विभिन्न जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिसको हम साथ में मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं, इनमें हम चेंज कर सकते हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के द्वारा। सम ऑफ द केमिकल जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब पहली बात यह है कि ऐसे कौन कौन से हमको इम्पॉर्टेंट उत्पाद प्राप्त हुए मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के द्वारा। तो उसमें से मुख्य उत्पाद है एंटी मलेरियल ड्रग आर्टीमेसिनिन। एक ड्रग होती है बेटा जिसको हम कहते हैं आर्टीमेसिनिन। इसे पहले बहुत कम मात्रा में उत्पन्न किया जाता था, लेकिन मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसे हम अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से ओनली ड्रग्स ही नहीं, हम बहुत सारे कंपाउंड जैसे लैक्टिक एसिड है, बायोफ्यूल्स। आजकल आप जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो समाप्त हो रहे हैं एनर्जी के। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है बायोफ्यूल उत्पाद का मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करके। इसके अतिरिक्त इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब भी उत्पन्न किए जाते हैं। अब ये है कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो पहली चीज़ ये है कि जैसे आपको पता है कि किसी पादप से कोई ड्रग या कुछ दवाई हमको प्राप्त होती है, तो उसके लिए हमको पूरा पादप या तो नष्ट करना पड़ता है या उसका एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ता है, या पादप का एक भाग हम निकालते हैं और कुछ समय बाद वो पादप समाप्त ही हो जाता है या कोई प्लांट हमको मिलता नहीं है। लेकिन और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उस ड्रग की, और हमको नेचुरली वो ड्रग अधिक मात्रा में प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। तो इस लोगों ने इसका एक सेकेंड अल्टरनेटिव निकाला कि क्यों नहीं इसका केमिकल हम प्रोडक्शन करें। तो कुछ ड्रग्स को तो केमिकली मतलब नेचुरली नहीं, हम किसी प्लांट से नहीं निकाल गया, आर्टिफिशियली केमिकल्स द्वारा बनाया गया। लेकिन वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि सारी ड्रग्स को आप केमिकली नहीं बना सकते। तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम जिस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से वो ड्रग प्राप्त करते हैं, तो उस पर्टिकुलर जीन को यदि हम ट्रांसफ़र कर दें हमारे किसी वेक्टर में या इकोलाई में या ईस्ट में, किसी भी होस्ट में, और वो होस्ट अब जैसे जैसे ग्रो करे और साथ साथ में हमारा उत्पाद भी हमको प्राप्त होता रहे। आप समझ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ड्रग को बनाने वाला जीन यदि हमने किसी होस्ट में, मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कैसे जीन को ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे हम लाइब्रेरी के फॉर्म में या मेंटेन करते हैं अपने ऑर्गेनिज्म को। तो यदि हमने जैसे इकोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया, तो जैसे जैसे इकोलाई ट्रांसफ़र मल्टीप्लाई कर रहा है, तो साथ में हमारा फॉरेन जीन भी मल्टीप्लाई कर रहा है। और मैंने क्या बताया था आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कि वह जीन अभिव्यक्त भी होना चाहिए, मतलब वह जीन उत्पाद भी बनाना चाहिए अपना। तो साथ साथ में इकोलाई के मल्टीप्लाई होने के साथ में हमको जो हमारा उत्पाद चाहिए वो भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हमें किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को या किसी प्लांट को नुकसान भी नहीं करना पड़ रहा, और हमें जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग है या जो भी हमें केमिकल चाहिए वो प्राप्त भी हो रहा है।
तो इस प्रकार से सिंपल शब्दों में हम एज ए बायोलॉजिकल फैक्ट्री उसको काम में लेंगे, केवल उसको मेंटेन करना है और हमारा ड्रग हम साथ में एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पे है स्ट्रेटजीज़ फॉर मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ काम में ली जाती है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग अप्रोचेज आर बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज़्यादातर मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की जो भी में जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी को काम में लिया जाता है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि सुटेबल होस्ट कौन से होते हैं। होस्ट मतलब ऐसे जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफ़र करोगे जो कि उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को करता है। तो इसके लिए सुटेबल होस्ट है, जैसे बैक्टीरिया और ईस्ट को हम मान सकते हैं जो कि सुटेबल होस्ट है, परंतु फंजाई, एनिमल और प्लांट को भी हम एज ए होस्ट काम में ले सकते हैं। अब ये है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के लिए। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमें उस पर्टिकुलर बायोसिंथेटिक पाथवे का पता होना चाहिए जिससे वो केमिकल बनता है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग बन रही है तो वो किससे बन रही है, उसका पाथवे क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में जिस एंजाइम्स के कारण हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, तो इन सब एंजाइम्स को बनाने वाले जीन्स कौन से हैं। तीसरी चीज़ हमें क्या बताना चाहिए कि ये जीन्स को का रेगुलेशन कैसे होता है। हम पढ़ चुके हैं कि जीनों की अभिव्यक्ति को हम रेगुलेट कर सकते हैं, तो इनका रेगुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, मतलब जीन कब स्विच ऑन होंगे और कब स्विच ऑफ होंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ में ट्रांसफ़र एंड एक्सप्रेस और सप्रेस द रिक्वायर्ड जीन्स। अगर हम किसी फॉरेन जीन को किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब अभिव्यक्त करवा सकते हैं, और किस प्रकार से हम उसे सप्रेस करवा सकते हैं। तो उसको ट्रांसफ़र करना और प्लस साथ में उसको रेगुलेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त हालांकि ये आप डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन म्यूटेशन करवा के उसको इन विवो या इन विट्रो कंडीशन में, इन विवो मतलब नेचर में या फिर इन विट्रो मतलब लैब में, तो उसके द्वारा भी हम एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि असेंबल एन एरे ऑफ जीन्स फॉर देयर एक्सप्रेशन इनसाइड द होस्ट सेल। यही चीज़ है कि जो जिस होस्ट में हमको वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन चाहिए या हमको केमिकल हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये सारे जीन्स का एरे मतलब पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो वहाँ पे एक्सप्रेस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत सरल सा डायग्राम दे रखा है, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में है नेटिव इकोलाई। नेटिव इकोलाई मतलब जो नेचर में पाया जाता है, जिसमें कोई भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, इसके जीन में कोई भी फॉरेन जीन ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। तो हम ऐसा मानते हैं कि नेचर में कोई पर्टिकुलर उत्पाद या कोई पर्टिकुलर केमिकल इकोलाई बहुत कम मात्रा में बनाता है। ठीक है, जैसे आपको एक फ्लास्क दिखा रखा है, फ्लास्क में बता रखा है कि एक बहुत कम मात्रा में कोई उत्पाद बन रहा है। कोई भी उत्पाद हो सकता है, XYZ हम उदाहरण लेते हैं। अब क्या किया कि इस इकोलाई के अंदर हमने कोई जीन ट्रांसफ़र कर दिया, फॉरेन जीन। उस जीन को ट्रांसफ़र करने का, अब ये जीन जो है वो इस इकोलाई की मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे जो सारे दे रखे हैं 1 से लेके 7 तक, जैसे ट्रांसपोर्ट पाथवे, डिग्रेडेशन पाथवे, ब्रांच पाथवे, ये मतलब ये सारे जो मेटाबॉलिक उपापचयी क्रिया होती है हमारी इकोलाई की बॉडी में, वो सब बता रखी हैं। तो इसमें कोई ना कोई चेंज करता है। ओके, कोई फॉरेन जीन हमने ट्रांसफ़र किया है इकोलाई में, जिसके कारण इसकी मेटाबॉलिज्म या इसकी उपापचयी क्रियाएँ परिवर्तित हो गई। कौन कौन सी क्रियाएँ वो सभी यहाँ मेंशन है। इसके परिवर्तित होते ही क्या हुआ, जो पहले उत्पाद इतनी कम मात्रा में हमको प्राप्त हो रहा था, इसकी लो ईल्ड थी, वही उत्पाद हमको अब बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होने लग गया, मतलब इसकी ईल्ड बहुत ज़्यादा हाई हो गई। आप समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इकोलाई कोई ड्रग है या कोई दवाई बना रहा है या कोई ऐसी मेडिसिन उत्पन्न हो रही है इससे, तो ये मेडिसिन का उत्पादन भी बढ़ जाएगा और इसमें हमें कि कुछ नुकसान भी नहीं होगा। हमको सिर्फ इकोलाई को मेंटेन करना है, जैसे जैसे इकोलाई बढ़ेगा हमको हमारी मेडिसिन अधिक मात्रा में प्राप्त होती रहेगी। तो ये हो गया नेटिव इकोलाई, और साथ में लिखा हुआ है इंजीनियर्ड इकोलाई, वही जेनेटिक इंजीनियर। तो सिर्फ इसको हम संबंधित आप समझ कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे, कि यह एक प्रकार से जीन अभियांत्रिकी का एक एप्लीकेशन या फिर उसका एक जो बोलते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट या लाभ है। वो क्या है कि हम जीन अभियांत्रिकी के द्वारा किसी सजीव का मेटाबॉलिज्म चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण जो उत्पाद हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग समझाया है। अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिसमें कि इंडस्ट्रियल मतलब ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के द्वारा,
कुछ उत्पाद बनाने के लिए, जिसमें से मुख्य है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, दवाइयों का उत्पादन। एक दवाई मैं बता चुकी हूँ आपको कि मलेरिया के लिए जो हम काम में लेते हैं आर्टीमेसिनिन, उसके अलावा पेरिटेक्सल, या फिर हम ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल वैलिनिक एमिनो एसिड है, जो कि बहुत सारे केमिकल्स का प्रिकर्सर होता है, तो इसे भी बनाया जाता है। कुछ और अमीनो एसिड जैसे ग्लूटामिक एसिड भी बनाया जाता है। इसी के साथ में बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, बहुत सारे फैटी एसिड एस्टर्स, ये भी मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो पढ़ा है वो है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इमोबिलाइजेशन एंड एलिसिटेशन। ये 2 टॉपिक आपके मेंशन हैं, इनको भी हम संक्षिप्त में समझेंगे और सबसे लास्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स। धन्यवाद।